हेलो फ्रेंड, ताहिर एजुकेशन अड्डा में आपका मोस्ट वेलकम है। आज फिर हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट दरोगा के लिए सेट प्रैक्टिस लेकर आए हैं। एकदम ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए उधर तो हम लोग कंसेप्चुअल चल रहे हैं, एकदम वैदिक सभ्यता से लेकर इस्लाम धर्म तक। उसके बाद हर का एक टॉपिक का मैं पढ़ा पढ़ा कर टेस्ट लेता हूँ। लेकिन आज फिर से हम लोग दरोगा के लिए मेन रूप से सेट प्रैक्टिस लेकर आए हैं। ठीक है, एकदम ज़बरदस्त करंट अफेयर के साथ है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा कितना आपका सही हुआ है। इतना सेट प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि अगस्त में हो सकता है मे भी एग्जाम ले जितना बार सेट प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बार अच्छा होगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? 1970 में प्रथम कृषि गणना की गई थी। एकदम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। गौतम बुद्ध की माता महामाया देवी किस वंश से संबंधित थी? देखिए मैं बौद्ध धर्म का एकदम कॉन्सेप्ट के साथ एक एक पॉइंट बता के वीडियो पूरा पढ़ा चुका हूँ। जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। गौतम बुद्ध से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, चलिए गौतम बुद्ध की जो माँ थी महामाया देवी, उनका जो किस वंश संबंधी थी? तो वो थी कौलिया वंश संबंधित। ठीक है, पहला क्वेश्चन आएगा कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो महामाया देवी। याद रखिएगा, किस वंश से? कौलिया वंश से। और एक सौतेली माँ थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ है। कहाँ कब हुआ है? तो 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है? तो कपिलवस्तु के, ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्नी नामक स्थान पर हुआ है। कहाँ की देश पूछेगा तो कहाँ? तो नेपाल में। लुम्नी है कहाँ? तो नेपाल में। याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन है कि अशोक के किस स्तंभ लेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो लुम्नी में हुआ है? मैं बता चुका हूँ, तो याद रखिएगा। अशोक के रुम्नेदेही स्तंभ लेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्नी में हुआ है। जब गौतम बुद्ध घर को त्यागे तो बौद्ध धर्म में इसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, जब गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए, कहाँ दिए? तो सारनाथ में दिए। उसको क्या बोलते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई उसको क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म में? महापरिनिर्वाण। याद रखिएगा, एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए यहाँ पर। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किस स्थान पर बनाया गया है? तो ये संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनाया गया। तो देखिए कैसे रिलेट कीजिए। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद है कहाँ? तो अजमेर में। पहला क्वेश्चन, किसने बनाया 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। किसके स्थान पर बनाया है? तो संस्कृत विद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। संस्कृत विद्यालय कौन बनाया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, तो चौहान वंश के एक शासक थे। किस वंश के? चौहान वंश के एक शासक थे, उनका नाम था विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ, याद रखिएगा। विग्रहराज चतुर्थ हैं चौहान वंश के शासक। इन्होंने ही संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस विद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाया। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। क्या बोला जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। क्यों बोला जाता है? लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो चौगान खेलते समय, घोड़े पर खेला जाता है, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मौत हो गई। कब हुई थी? तो 1210 में हुई थी। याद रखिएगा। इनको दफनाया कहाँ गया था? तो इनको दफनाया गया था लाहौर में। कुतुब मीनार जो है दिल्ली में, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नए भारत का पैगंबर निम्न में से किसे कहा जाता है? एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो नए भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, नए भारत का पैगंबर भी कहा जाता है। किनको? राजा राम मोहन राय को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जितना बार रिलेट कीजिएगा उतना बार याद होगा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में। देखिए हम जो बोलेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई? तो 1815 में। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो 1828 में हुई। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर समझिए, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। एकदम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
एक और ज़बरदस्त मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि फारसी भाषा की प्रथम समाचार पत्र, ठीक है, फारसी भाषा का प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? तो मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार किसने लिखा है? मिरातुल अखबार को किसने स्टार्ट किया है? तो राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा की प्रथम समाचार पत्र मिरातुल अखबार क्या स्टार्ट किया है? राजा राय मोहन राय ने। ठीक है, कब स्टार्ट किया है? तो 1822 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। ठीक है, एक और याद रखिएगा, चंद्रिका। चंद्रिका समाचार पत्र किससे रिलेटेड है? तो राजा राम मोहन राय। बंगदूत, राजा राम मोहन राय। ठीक है, संवाद कैमुदी, संवाद कैमुदी किसके द्वारा लिखा गया है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा है। ठीक है, एक और है मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्रह्मनिकल मैगजीन, जो अंग्रेजी में लिखा गया है। ब्रह्मनिकल मैगजीन किसके द्वारा लिखा गया है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है। सती प्रथा को 1829 में राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से समाप्त किया था, याद रखिएगा। किनके द्वारा हाल ही में छावनी पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो अभी रक्षा जो मंत्री हैं, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा छावनी पोर्टल की शुरुआत की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का है ये। ठीक है, देखिए इसमें व्यापार लाइसेंस, सरकारी दस्तावेज, पानी का कनेक्शन आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ये ऑनलाइन सुविधाओं के लिए है ये छावनी पोर्टल। हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 साल के लिए, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के लिए कितने करोड़ की रुपए की मंजूरी दी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, एक कहूँ टपकेगा एग्जाम में, याद रखिएगा। तो ये है 500 करोड़। ठीक है, 500 करोड़ की मंजूरी दी गई है मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के लिए 3 साल के लिए। ठीक है, ये जो है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत दिया गया है, इसको स्वीकृति मिली है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इसको स्वीकृति मिली है। कितने पैसे की? तो 500 करोड़ की। हाल ही में किस देश की सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है? यह है पाकिस्तान। ठीक है, बाबर क्रूज मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है पाकिस्तान ने। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए, करंट अफेयर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात और जान लीजिए कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो इस्लामाबाद। ये ध्यान रखिएगा, कंपटीशन में है तो सबके बारे में जानना ही पड़ेगा। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट में पीएम कौन है? इमरान खान। ठीक है, पाकिस्तान के अभी प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? आरिफ अलवी। आरिफ अलवी, याद रखिएगा, आरिफ अलवी। पाकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? तो रुपया चलता है वहाँ। भारत का पहला कौन सा संघ शासित प्रदेश है? यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, जो टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने आंसर होगा इसका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यूटी जो है, यूनियन टेरिटरी है, वो टीबी मुक्त घोषित किया गया है, याद रखिएगा। शून्य भेदभाव दिवस, ये एकदम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2021 का थीम क्या था इस बार? थीम भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका थीम है 2021 का इंड इन इक्वालिटी। इंड इन इक्वालिटी, याद रखिएगा, 2021 का थीम है। ठीक है, और एक बात जानिए, तितली को शून्य भेदभाव दिवस का प्रतीक बनाया गया है। तितली को शून्य भेदभाव दिवस का प्रतीक चुना है। तो शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को मनाया जाता है। डायनेमो का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया है? तो डायनेमो का आविष्कार जो है माइकल फैराडे ने किया है 1831 में। कहाँ? तो इंग्लैंड में। एकदम इम्पोर्टेंट है ये, बीपीएससी पीटी के लिए भी है और ये दरोगा के लिए भी है। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। एकदम याद रखिए, टपकेगा एग्जाम में, चाहे बीपीएससी का पीटी हो या दरोगा का हो। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, याद रखिएगा। देखिए 12 मार्च 1930, ठीक है, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह दांडी के लिए प्रस्थान किया गया था। ठीक है, लेकिन 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा गया। फिर समझिएगा, 12 मार्च 1930 को साबरमती से स्टार्टिंग किया गया और 24 दिन की यात्रा पर
ठीक है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा गया और 6 अप्रैल से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, याद रखिएगा। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पद को बढ़ाकर अब बंगाल का गवर्नर जनरल ना कहा जाने लगा, पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से पूरे भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल हुआ वो कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा कर दिया गया था, याद रखिएगा। उलगुलान विद्रोह से किस से जुड़ा हुआ है? उलगुलान विद्रोह, तो ये उलगुलान विद्रोह जो है बिरसा मुंडा से संबंधित है। ठीक है, इसकी शुरुआत 1895 के टाइम से हुई है, उलगुलान विद्रोह। ठीक है, आदिवासी लोग बिरसा मुंडा को भगवान मानते हैं, याद रखिएगा। और इनकी जो मृत्यु हुई है बिरसा मुंडा को की 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो गई है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बीपीएससी में पूछा जा चुका है। कहाँ हुई है? तो रांची सेंट्रल जेल में हुई है। पागलपंथ की स्थापना किसने की? पागलपंथ संप्रदाय बोलिए, पागलपंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। करम शाह, ठीक है, करम शाह ने पागलपंथ संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, 1825 से 27 के बीच के टाइम में। हाल ही में चर्चा में रहा मोना लोआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो मोना लोआ ज्वालामुखी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में पड़ता है ये मोना लोआ ज्वालामुखी। अगर देश पूछेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका में है मोना लोआ ज्वालामुखी, याद रखिएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हैं? 24वें कौन हुए? तो महावीर, यानी अंतिम जो है 24वें कौन हुए? महावीर हुए, याद रखिएगा। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे बोला जाता है? तो 24वें अंतिम जो बोल सकते हैं महावीर को बोला जाता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, ये याद रखिएगा। ठीक है, मैं जैन धर्म का वीडियो पूरे डिटेल के साथ पढ़ा चुका हूँ, एक भी क्वेश्चन उससे छूटने वाला नहीं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो हुए वो हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर। ठीक है, पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है सर्प, याद रखिएगा। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले के पारसनाथ पहाड़ी के समेत पर्वत पर, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं मैं, पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई है झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले के पारसनाथ पहाड़ी के समेत पर्वत पर हुई है। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति। पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर हैं। टोटल कितने तीर्थंकर जैन धर्म में? तो 24वें कौन है? तो महावीर, याद रखिएगा। 4 महाव्रत किसने दिया? तो पार्श्वनाथ ने दिया 4 महाव्रत। कौन कौन दिया? अभ्रसा मतलब सदा सत्य बोलो, अहिंसा हिंसा ना करना, अस्तय चोरी ना करना, अपरिग्रह संपत्ति को इकट्ठा ना करना। तो 4 तरह का महाव्रत सिद्धांत किसने दिया है? पार्श्वनाथ ने। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, तो 5वें महाव्रत को किसने जोड़ा है? 5वां महाव्रत क्या है? तो 5वां महाव्रत है जो महावीर ने जोड़ा, ब्रह्मचर्य है, याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था इसमें, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है, याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन जानना ही, मॉडर्न हिस्ट्री जितना कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च, ठीक है, 1946 को आया भारत। इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 3 सदस्य थे। ठीक है, इसमें पूरा कौन सा सदस्य इसमें निम्न में से कौन सा सदस्य इसमें नहीं है? तो 3 सदस्य तो टोटल थे, तो हम लोग जान जाएंगे। पहले कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। पहले सदस्य इसमें कौन हो गए? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके प्रथम सदस्य हो गए। ये क्या थे? तो ये थे पैथिक लॉरेंस जो तो भारत सचिव थे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा है सर स्टोफर्ड क्रीप्स। दूसरे हैं सर स्टोफर्ड क्रीप्स, ये थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। ये हो गए भारत सचिव, ये हो गए व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। और तीसरे जो थे AB अलेक्जेंडर, ये नौसेना प्रमुख थे। तो इसमें विलियम वुड नहीं है। कौन कौन है? पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रीप्स, AB अलेक्जेंडर, ये तीनों थे कैबिनेट मिशन के सदस्य। कौन नहीं थे? तो विलियम वुड नहीं थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को आया था। 23 मार्च 2021 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में
भारत का स्थान कितने स्थान पर है? भारत 53वें देश की सूची तैयार की गई थी, इसमें भारत का जो स्थान आया हुआ है 40 आया है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में 53 देश की सूची में भारत का जो स्थान आया है वो कितना आया है? 40 आया है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स से क्वेश्चन पूछता है, ये पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं मैं, फिर से ऐड हो गया, कोई बात नहीं, जितना बार रिपीट कीजिए उतना बार याद होगा। तसरुबा आनंद शरीर किस देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है? तो तसरुबा आनंद शरीर जो है बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन आपके सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हड़बड़ा के नहीं मारना इसको, लेकिन अब ऐसा ऑप्शन भी नहीं है जिसमें आप लोग कंफ्यूज होइएगा। ये है सी गोपालाचारी, यानी सी राजा गोपालाचारी जो हैं स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल बोलेगा तो क्या होगा? माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन पूछ रहा है क्या स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? सी राजा गोपालाचारी। भारत के स्वतंत्र होते समय, भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इंग्लैंड में जो प्रधानमंत्री थे वो इटली खा रहे थे, यानी क्लेमेंट इटली, याद रखिएगा, ठीक है। किस पार्टी से थे? ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। जब वहाँ की सरकार बनी क्लेमेंट इटली की, तो कौन सी पार्टी की सरकार बनी थी? जिसमें ये मोस्ट इंपोर्टेंट कई बार पूछता है, तो लेबर पार्टी, याद रखिएगा, लेबर पार्टी की सरकार थी जो क्लेमेंट इटली की थी। इसी के चलते भारत आज़ाद भी हुआ, ना तो बहुत लंबा खिंचाने वाला था भारत का आज़ादी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दरोगा की पीटी के लिए भी, बीपीएससी के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र कब दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1942 यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 में, जब बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो रहे थे, ठीक है, जब बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो रहे थे, तो इसी से टेंशन में आकर, ठीक है, सरकारी नीति का विरोध कर कर बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से 1942 में इस्तीफा दे दिया था, याद रखिएगा। हाल ही में नीदरलैंड के लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये टपकेगा ये। तो नीदरलैंड के लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं मार्क रुट्टे, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिएगा। मार्क रुट्टे लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बने, कहाँ के? तो नीदरलैंड के, याद रखिएगा। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। मुद्रा क्या है? तो यहाँ क्या चलती है? तो मुद्रा यूरो चलती है। चौथे बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मार्क रुट्टे। किस देश के? तो नीदरलैंड के। देख लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? एक मैप एकदम बना लीजिए, मैप को दिमाग में, कि कितने राज्य हैं जो भारत के जो नेपाल से टच करते हैं। जब भी याद कीजिए सीमा का तो मैप से याद कीजिएगा, याद रखिएगा, रट के नहीं याद करना, मैप से याद करना, मैप पे याद कीजिएगा तो याद रहेगा। तो ये 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड और बिहार। बिहार के किस जिले में फल्गु नदी पर 277 करोड़ की लागत से बिहार का पहला रबर डैम बनने वाला है? 277 करोड़ की लागत से, याद रखिएगा, बिहार का पहला रबर डैम। देखते हैं कितना दिन टिकता है। ये जो है हमारे गया में है, बन रहा है बिहार का पहला रबर डैम, याद रखिएगा। क्वेश्चन बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, करंट है, याद रखिएगा। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? सुंदर राजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से है, याद रखिएगा। माता बसंत किसे कहा जाता है? माता बसंत एनी बेसेंट को कहते हैं। किसको कहते हैं? एनी बेसेंट को कहते हैं माता बसंत। मदर टेरेसा को क्या बोलते हैं? निर्मल हृदय। निर्मल हृदय किसको? मदर टेरेसा को। स्वर कोकिला लता मंगेशकर। भारत की बुलबुल सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। जोग जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? पहले समझना है कि जोग जलप्रपात, जोग या गरसोप्पा, ठीक है, जोग या गरसोप्पा इसको बोलते हैं, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोला जाता है, याद रखिएगा। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोला जाता है। ये कहाँ है? तो कर्नाटक में है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस नदी पर है? श्रावती नदी पर है। भारत के दक्षिणी छोर निम्न में से क्या कहा जाता है? यानी भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन ना होना चाहिए। तो भारत के दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं?
इंदिरा पॉइंट, ये है कहाँ? तो ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में है। कौन? इंदिरा पॉइंट। भारत के उत्तरी छोर क्या है? इंदिरा कॉल है उत्तरी छोर, दक्षिणी छोर क्या है? इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। लेकिन अगर बोलेगा मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर क्या है? तो बोलिए कन्याकुमारी। जहां पर मुख्य भूमि लग जाएगा तो वो कन्याकुमारी हो जाएगा, लेकिन जहां पर मुख्य भूमि नहीं लगेगा, भारत के दक्षिणी छोर से पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा। कौन सा खिलाड़ी अपने 100वें टेस्ट मैच में 2,000 शतक लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है? बहुत लकी है। तो वो है जो रूट, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर है इंग्लैंड के जो रूट, जो अपने 100वें टेस्ट मैच में 2,000 शतक लगाकर विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ये किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट, उच्चतम बोलेगा तो सुप्रीम कोर्ट, उच्च बोलेगा तो हाई कोर्ट, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है? देखिए, हमारा मौलिक अधिकार पढ़े होंगे आप लोग, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट किस भाग में है? तो भाग 3 में है फंडामेंटल राइट। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद बोलेगा तो 12 से 35। किस भाग में फंडामेंटल राइट? यानी फंडामेंटल राइट का मतलब मौलिक अधिकार किस भाग में? तो भाग 3 में है। किस अनुच्छेद में? तो 12 से 35 में है। कहाँ से लिया गया मौलिक अधिकार? तो अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है, मौलिक अधिकार का अगर हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करेगा और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करेगा। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 का रिट जारी करेगा। कितने प्रकार का रिट? तो 5 प्रकार का रिट जारी करेगा। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 226 अनुच्छेद के तहत रिट जारी करेगा। पहला रिट क्या है? बंदी प्रतिष्ठीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। जब पढ़ाऊंगा मैं मौलिक अधिकार तो उसमें डिटेल से बताऊंगा क्या है। बस याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226। लानोस उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहाँ स्थित है? ये है लानोस उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो है ये वेनेजुएला में। लेकिन अगर कॉन्टिनेंट पूछे, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में वेनेजुएला एक देश है, वहीं कॉन्टिनेंट पूछेगा दक्षिण अमेरिका, देश पूछेगा तो वेनेजुएला में। लानोस उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहाँ है देश में? तो वेनेजुएला, कॉन्टिनेंट दक्षिण अमेरिका। टुगेला जलप्रपात किस देश में है? तो टुगेला जलप्रपात जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाल में पथारू घाट किसान विद्रोह के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। यह घटना किस राज्य की जलियांवाला बाग घटना कहलाती है? देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुई? तो पंजाब के अमृतसर में हुई। तो इसी तरह से एक घटना और हुई है पथारू घाट किसान विद्रोह। उसमें भी 100 सैनिकों को गोली से भून दिया गया। पथारू घाट जो किसान विद्रोह हुआ है ये किस राज्य का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है? तो यह है असम। असम राज्य का ये घटना है पथारू घाट किसान विद्रोह। ये लगभग 1894 के आसपास में हुआ यह घटना, ठीक है। इसमें 100 किसानों पर गोली चलाई गई थी, जो सभी किसान मारे गए थे और अभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। तो क्वेश्चन आएगा पथारू घाट किसान विद्रोह कहाँ संबंधित है? तो असम से संबंधित है। ये असम का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। अकबर के शासनकाल में भूराजस्व व्यवस्था की प्रसिद्ध पद्धति आईने दहशाला, एकदम VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आईने दहशाला किसने स्थापित किया था? टोडरमल। अकबर के दरबार में टोडरमल रहते थे, इन्होंने ही 1580 में आईने दहशाला स्थापित किया। आईने दहशाला जो था 10 साल का गन्ना किया था, उस किसी खेत का 10 साल का गन्ना किया था कि कितना उपज है, कितना उपज होगा, और उसी के आधार पर अगले 10 साल के लिए टैक्स निर्धारित किया जाता था, ठीक है। 10 साल के लिए पिछले 10 साल का गन्ना किया जाता था खेत का कि कितना उपज होगा, कितना उपज हुआ है, और उसी के आधार पर अगले 10 साल के लिए टैक्स निर्धारित किया जाता था। ये आईने दहशाला पद्धति किसने स्टार्ट किया? तो टोडरमल ने। टोडरमल किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। कब स्टार्ट किया गया है? तो 1580 में स्टार्ट किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इंडिया अनरेस्ट नामक पुस्तक किसने लिखा? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो देखिए, इंडिया अनरेस्ट नामक जो पुस्तक लिखा है वो सर वैलेंटाइन सिरोल ने लिखा है, ठीक है। और इनके बारे में जान लीजिए। सर वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है।
किसने कहा है? सर वैलेंटाइन सिरोल ने। किसको कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक को। क्या कहा है? तो भारतीय अशांति का जनक। मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंडिया अनरेस्ट किसके द्वारा लिखा गया? तो सर वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा लिखा गया। भारत में वस्तु एवं सेवा कर इन जीएसटी कब से लागू किया गया? देखिए जीएसटी का फुल फॉर्म पहले समझ लीजिए। जीएसटी है क्या? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म है। देखिए इसकी जो शुरुआत हुई है भारत में 1 जुलाई 2017 से हुई है। कब हुई है? 1 जुलाई 2017 से जीएसटी की शुरुआत हुई है भारत में। सबसे पहले जीएसटी किस देश में लगा है? तो सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लगा है। कब लगा है? तो 1954 में लगा है, याद रखिएगा। ठीक है। भारत में किस राज्य में सबसे पहले जीएसटी लगा है? तो असम में लगा है। जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को भारत में सबसे पहले किस राज्य में? तो असम में। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। और सबसे पहले जीएसटी किस देश में लगा? तो फ्रांस में लगा। कब? 1954 में लगा। काले धन को सफेद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? काले धन को यानी ब्लैक वाला काला नहीं, यानी जो ब्लैक मनी होता है ना, जो गलत ढंग से कमाया जाता है पैसा, ब्लैक मनी, उसको सफेद मनी के रूप में, यानी कि जो सरकार की नजर में ना आए, सफेद मनी के रूप में कैसे किया जाता है? किस प्रक्रिया के द्वारा सफेद मनी के रूप में किया जाता है? तो इसको बोलते हैं हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग। काले धन को सफेद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। बहुत चर्चा में रहा है। पनामा पेपर लीक सुने होंगे नाम। पनामा में बहुत से लोग का नाम भी आया था पनामा पेपर लीक में। तो काला धन को सफेद करने के लिए सब विदेश में पैसा रखते हैं। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कब की गई थी? अकबर ने इबादत खाने की स्थापना 1575 में की गई है। एकदम याद रखिएगा। देखिए इबादत खाना क्या था? तो पहले था ये इस्लाम धर्म के लिए इबादत खाना की स्थापना हुई थी मेन रूप से। इसमें होता था कि इस्लाम धर्म के हर पहलू पर, हर पॉइंट पर चर्चा होती थी कि इस्लाम धर्म कैसा है, किस क्या पॉइंट जो समझा जा सकता है। अकबर को समझाने के लिए बहुत से इस्लाम धर्म के जो गुरु थे, धार्मिक गुरु, उनको अकबर के सामने बैठते थे और इस्लाम धर्म के बारे में चर्चा होती थी। लेकिन जब अकबर जोधा भाई से शादी किया, उसके बाद अकबर को हिंदू धर्म में भी इंटरेस्ट होने लगा। और ऐसे अकबर हर धर्म को मान्यता देता था, हर धर्म को इक्वल मानता था। इसलिए ही अकबर महान कहलाया है। ठीक है। तो जैसे ही अकबर हिंदू धर्म के बारे में जानने लगा, इंटरेस्ट आने लगा, तो हर धर्म के लिए क्या किया? अकबर इबादत खाना को खोल दिया। ठीक है। पहले इबादत खाने की स्थापना कब हुई? तो 1575 में। हर धर्म के लिए इबादत खाना कब खोला गया? ये याद रखिएगा, 1578 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। हर धर्म के लिए, सभी धर्मों के लिए इबादत खाना कब खोला गया? तो 1578 में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? देखिए हुन जो थे लुटेरे थे, लूट खसोट करते थे। तो स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया है, यह किस स्तंभ लेख से पता चलता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो भीतरी स्तंभ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया। ये किसके द्वारा लिखा गया? भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है। तो स्कंदगुप्त के द्वारा ही लिखा गया है भीतरी स्तंभ लेख। इसी से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया गया। 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किनके दरबार में थे? एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। ठीक है। गीत गोविंद पुस्तक का नाम है। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव हैं। जयदेव किनके दरबार में रहते थे? तो जयदेव जो हैं सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। जयदेव, पवनदूत, बरहंस सरवस, ये तीनों रहते थे किसके दरबार में? लक्ष्मण सेन के दरबार में। तो जयदेव की बात हो रही है, तो हम लोग अभी जानेंगे कि जयदेव जो हैं गीत गोविंद के रचयिता हैं और ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तक लिखी है? तो स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र था, नरेंद्रनाथ। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ था, याद रखिएगा। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की। कब की? 1897 में की, याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट है 1893 की घटना, जो शिकागो जाते हैं। ठीक है। शिकागो जाते हैं, यहीं प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन करते हैं। कौन?
स्वामी विवेकानंद। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कौन करते हैं? स्वामी विवेकानंद। कब करते हैं? तो 1893 में करते हैं, याद रखिएगा। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन आपके सामने है। तो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का जो अध्यक्ष चुना गया है, अजय सिंह को चुना गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट का क्वेश्चन है। लोलक की कालावधि इन टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की जो काल अवधि है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। कौन? तो माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है, किसके द्वारा? तो श्वसन श्रृंखला के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगा लीजिए इससे। भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में बताया गया है? ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, एक बार में एक ही राष्ट्रपति होगा भारत में। ये बताया गया किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 52 में बताया गया, याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 52 में क्या बोला गया? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53 में बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। एकदम सुनिएगा गौर से। 52 में बोला गया भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53 में बोला गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। और 53 में ही बोला गया है कि ये तीनों सेनाओं का मालिक होगा। ठीक है, 54 में बोला गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। ठीक है, नियुक्त नहीं होगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, यानी राष्ट्रपति का चुनाव होगा। किसमें बताया गया? 54 में बताया गया। 55 में बताया गया है कि निर्वाचन की प्रक्रिया होगी, मैंने निर्वाचन की प्रक्रिया कैसे कैसे होगी वो बताया गया है, अनुच्छेद 55 में बताया गया है। 56 में बताया गया पदावधि, राष्ट्रपति कितने समय के लिए बैठेगा, ये बताया गया है 56 में। 57 में बताया गया पुनः निर्वाचन, यानी एक राष्ट्रपति कितने बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, एक आदमी भारत का राष्ट्रपति कितने बार बन सकता है, किसमें बताया गया है? तो अनुच्छेद 57 में बताया गया है। 58 में बताया गया योग्यता, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होगा बताया गया है। 59 में बताया गया राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, क्या क्या शर्त होगी, वो अनुच्छेद 59 में बताया गया है। 60 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, 61 जो बताया गया, 61 में बोला गया है कि महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद में बताया गया महाभियोग के बारे में? तो अनुच्छेद 61 के बारे में बताया गया, याद रखिएगा। अब 62 में बताया गया है कि पद के लिए जो राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाएगा उसको 6 महीना के अंदर में भरा जाना चाहिए, अनुच्छेद 62 में बताया गया, याद रखिएगा। राष्ट्रपति का क्षमादान किस में बताया गया है? तो अनुच्छेद 72 में बताया गया राष्ट्रपति का क्षमादान। किस जल संधि द्वारा भारत किस जल संधि के द्वारा श्रीलंका से अलग होता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो पाक जल संधि, जल डमरू मध्य के द्वारा भारत जो है श्रीलंका से अलग होता है, याद रखिएगा। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। ठीक है, पेड़ की जो पत्ती होती है उसका रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। दूध का रंग उजला केसिन के कारण होता है। और टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत के पूर्व खिलाड़ी अख्तर अली का निधन हो गया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा निधन उसको याद कर लीजिएगा। भारत के पूर्व खिलाड़ी अख्तर अली का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? तो उनका जो संबंध है वो है टेनिस से है। अख्तर अली का संबंध किससे है? टेनिस के, जो हाल में ही उनका डेथ हो गया है। तो ये रहा 50 क्वेश्चन का MCQ। देखिए, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है उसको जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ जरूरी नहीं कि क्वेश्चन ही एग्जाम में आए, एक्स्ट्रा फैक्ट भी आता है एग्जाम में। एक्स्ट्रा फैक्ट ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टाइम लगता है लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट को जरूर याद रखिए। और जो हमारा कंसेप्चुअल चल रहा है सीरीज उसको भी देखिए। उसके बाद मैं दरोगा का जो सेट प्रैक्टिस है उसको भी ज्वाइन कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।